नमस्कार, मैं अमित गोदियाल और आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल पहाड़ टीवी। तो आज पहाड़ टीवी में तमाम सवालात हैं और सवाल घोटालों को लेकर भी हैं और एक प्रकरण है जिसको लेकर सोशल मीडिया में हम लगातार देखा कि एक आवाज उठी थी। जैसे डॉक्टर निधि उनियाल प्रकरण को लेकर हमने देखा जिस तरीके से डॉक्टर निधि उनियाल के लिए पूरा उत्तराखंड फेसबुक और सोशल मीडिया पर एक हो गया था, पर उसको लेकर अब सवाल ये भी उठ रहे हैं कि उनके केस में आखिर हुआ क्या। आखिर पुष्कर सिंह धामी साहब आगे आए थे, उन्होंने जो रेजिग्नेशन उनका दिया था डॉक्टर निधि उनियाल ने, उसे जरूर निरस्त कर दिया था, पर उसके बाद अधिकारी पे क्या हुआ, क्या जांच हुई, क्या उस प्रकरण में हुआ, कोई भी अपडेट अभी तक नहीं मिली है। इस पर भी बात करेंगे और तमाम ऐसी चीजें हैं जिसपे भाजपा के नेता का क्या कहना है, कहीं घोटाले अभी हम देख रहे हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सदाब शम्स साहब है, सीधे चलते हैं और सवाल उनसे करते हैं। सर, पहले तो स्वागत है पहाड़ टीवी पर। और सर, पहला सवाल डॉक्टर निधि उनियाल प्रकरण को लेकर है, क्योंकि हमने देखा सोशल मीडिया पे, आपने देखा आक्रोश था लोगों में, जिस तरीके से पंकज पांडे जो सचिव है, स्वास्थ्य सचिव, उनकी बीवी ने उनके साथ किया, उसके बाद वो उन्होंने रेजिग्नेशन दिया। और साथ ही ये एक बड़ा सवाल होता है, उन्होंने ये भी कहा है कि उन्होंने इसलिए रेजिग्नेशन नहीं दिया था कि उनका निरस्त वो रेजिग्नेशन और वो दोबारा से ज्वाइन करें। वो इन्वायरमेंट जो है उससे बड़ी दुखी है। इस पर क्या कहना है? मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग समाज में ऐसे हैं जो एनवायरनमेंट को खराब करते हैं और अच्छी सरकारों का काम, समाज के सुधारकों का काम, मीडिया का काम यही है कि समाज में सुधार हो। और मुझे लगता है उस दिशा में आप भी काम कर रहे हैं और हम लोग भी काम कर रहे हैं। मेरे युवा मुख्यमंत्री ने जिस तरह से उसका इनिशिएटिव लिया और हमने देखा धामी की धमक दिखाई दी और उन्होंने उठा के तुरंत उस आदेश को फॉलो अप करते हुए उसे निरस्त किया और उनका जो स्थानांतरण वो ट्रांसफर था उस ऑर्डर को निरस्त किया। ये बताता है कि एक आईएएस, सीनियर आईएएस के आदेश को निरस्त करना, उसके लिए ये सजा कम नहीं थी। ये एक मैसेज होता है कि आप मनमानी नहीं चलेगी, ये जो मनमानी आप चलाने की कोशिश कर रहे हैं ये नहीं चलेगी। और इस प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री की मां अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए अस्पताल में जा रही है और एक अधिकारी की पत्नी ने अपने यहाँ बुला ले कि आप यहाँ आके ट्रीटमेंट दीजिए। कहीं ना कहीं हम सब लोग ये लग रहा था कि ये गलत हुआ है। किन कारणों से हुआ, क्या कारण रहे, वो एक अलग जांच का विषय है। और मैं ये जानता हूँ कि युवा मुख्यमंत्री सधे हुए कदमों से आगे बढ़ रहे हैं। वो उन्होंने बताया है और कहा भी है हमारे बड़े नेताओं ने, फ्लावर भी है तो फायर भी है धामी। तो कई बार आपको फ्लावर का रूप दिखता है, कई बार फायर का रूप भी दिख जाता है। तो चिंता मत कीजिए, जो गड़बड़ करेगा, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि मुख्यमंत्री किसी कीमत पर भी गड़बड़ अधिकारी को यहां रहने नहीं देंगे। उनका इंतजाम ढंग से किया जाएगा। जो अपनी गलतियों का एहसास करेगा कि कोई चूक हो गई तो ऊपर वाला भी माफ कर देता है। कई बार अगर आदमी अपोलोजाइज करता है और उसको लगता है कि आगे के लिए हम अच्छा चल सकते हैं, तो मैं ये मानता हूं कि मुख्यमंत्री किसी भी विषय को हल्के में नहीं ले रहे, बड़ी गंभीरता से ले रहे। और हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि आने वाला दशक उत्तराखंडियों का है और एक खूबसूरत उत्तराखंड कैसे बने उसके लिए युवा मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं। और किसी कीमत पर भी कहीं कोई गुंजाइश नहीं दिखेगी। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि सरकार अधिकारियों के सामने झुकती हुई दिख रही है, अधिकारियों की मनमानी कहीं नजर आ रही है, या अधिकारी जो चाह रहे हैं वो मन मुताबिक काम कर रहे हैं, ऐसा आपको इस सरकार में नहीं दिखेगा। सदाब जी, यही प्रश्न मैं आपसे दोबारा, क्योंकि सतपाल महाराज जी ने ये बात की कि एसीआर लिखने का राइट उन्हें होना चाहिए, क्योंकि नौकरशाही कहीं ना कहीं हावी है। तो उसको लेकर आप कह रहे हैं कि एक तरफ की अगर गलती हो जाएगी उन्हें माफ भी कर दिया जाएगा, पर एक तरफ आप ही के नेताओं ने आरोप लगाए कि नौकरशाही जो है वो कंट्रोल में नहीं है, उन्हें कंट्रोल करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे। वहीं स्वास्थ्य सचिव का, क्योंकि उनसे जब प्रश्न किए गए तो उन्होंने ये जरूर बात की कि रूटीन ट्रांसफर ये है, पर एक तरफ जहां उनकी पत्नी का रवैया, उसके बाद 3 घंटे के बाद ट्रांसफर ऑर्डर, तो ये कहीं ना कहीं बताता है कि द्वेष भावना से किया गया है। तो उसके बाद अपडेट ना आना किस और इशारा कर रहा है? नौकरशाही हावी है? नहीं, नौकरशाही हावी होती तो ट्रांसफर के ऊपर कुठाराघात न होता, उसके ऊपर एक्शन ना होता, उसे निरस्त न किया जाता। एक सीनियर आईएएस की कलम को काट देना ये बताता है कि आप गलत चल रहे हैं और आपके प्रदेश का मुखिया काट रहा है आपकी बात को। ये इशारे होते हैं। राजनीति में कोई तलवारें नहीं चलती, हाथी घोड़े नहीं चलाए जाते, इशारों से। जो समझदार घोड़ा है वो चाबुक के भाव को समझता है, घोड़सवार के। जो समझ जाएगा वो अपने लिए बेहतर करेगा, जो नहीं समझेगा फिर उस घोड़सवार का, उस घोड़े का इंतजाम दूसरे तरीके से किया जाएगा। वो इंतजाम करना, हमें दोनों तरीके के इंतजाम धामी जी को करना आता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, आश्वस्त रहें आप, जो होगा बहुत अच्छा होगा। जो सही चलेगा उसको फायदा मिलेगा, जो गलत चलेगा ना उत्तराखंड की जनता छोड़ेगी, ना प्रदेश के
मीडिया के साथी छोड़ेंगे, न मेरी सरकार छोड़ेगी, न मेरी सरकार के मुखिया छोड़ेगी। हाँ शताब जी, आप एक उदाहरण आप दे रहे थे कि पुष्कर सिंह धामी साहब की माताजी अस्पताल जाती हैं, तो उससे ही विपरीत एक दृश्य निकल कर आता है रेखा आर्य जी की, जो आपके कैबिनेट मंत्री हैं, वो दिल्ली जाती हैं इलाज कराने। ऐसे क्या कारण हुए शताब जी कि उत्तराखंड में क्या डॉक्टर्स नहीं थे, क्या अस्पताल नहीं थे कि हमारे प्रदेश के कैबिनेट मंत्री को दिल्ली जाके इलाज कराना पड़ा? इस पर क्या कहना? देखिए, ये क्योंकि मेडिकल व्यू है, इसके ऊपर क्योंकि थोड़ा बहुत जानकारी, मैं भी मेडिकल बैकग्राउंड से हूँ, इसलिए मुझे है। कई बार कोई सिस्ट ऐसी होती है जो नसों को दबा रही होती है। कई बार ऐसे हालात बन जाते हैं कि वो कहीं लिम्फोमा तो नहीं है, कोई बड़ा रूप तो नहीं है। एक वो सरकारी अस्पताल में गई और वहां से उन्हें रेफर कर दिया गया। पहले तो वो मुझे लगता है जो सुशीला तिवारी अस्पताल है वहां दिखाया उन्होंने, उसके बाद उन्हें रेफर किया गया। बेहतर होता वो ट्रीटमेंट यहाँ कराती, लेकिन क्यों कराया गया, कैसे रेफर उनका आगे हुआ, वो एक विषय है। अगर छोटी चीज थी, मुझे लगता है यहाँ करा लेना था तो बहुत अच्छा था, लेकिन अगर छोटी चीज के लिए वहां गए तो आपने ये बताया तो आपको बीमारी बड़ी थी, कोई डॉक्टर्स को कुछ अलग कुछ दिखा होगा जो उन्होंने वहां के लिए रेफरेंस किया। नहीं तो मैं नहीं मानता कि मेरा कोई नेता बेवजह इतनी दूर जाके अपना समय व्यर्थ करेगा जब उसके यहाँ अपने प्रदेश में काबिल डॉक्टर्स हैं। हाँ, नहीं, इससे सवाल यही उठ रहे हैं शताब जी, जैसे ही रेखा आर्य जी वहां पर जाती हैं तो सवाल उठने लगे हैं। यहाँ पर लगातार ये बात हो रही है कि स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी हो रही है, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं, पर उसके विपरीत एक दृश्य आता है कि जिस तरीके से रेखा आर्य जी दिल्ली चली जाती हैं। मैंने बोला कि कई बार, अब मेरी जानकारी क्योंकि नहीं है कि प्रॉब्लम क्या थी, कई बार लिम्फोमा होता है, कैंसर का एक फोड़ा होता है, उसे लिम्फोमा भी कहते हैं। तो वो रसौली कहीं लिम्फोमा तो नहीं थी, कुछ और तो नहीं था। अगर कोई नस नहीं दब रही थी, कोई कई बार पीठ में, सर में ऐसा ट्यूमर हो जाता है, उसका ऑपरेट कराना लगता है आदमी ज्यादा रिस्क हो जाएगा, लाइफ थ्रेट है, तो थोड़ा सा कोशिश करता है कि बेस्ट टू बेस्ट जगह कहाँ जाया जा सकता है। और यहाँ हमारे यहाँ क्योंकि एक सिस्टम है अधिकारियों के लिए भी और नेताओं के लिए भी कि नंबर्स आते हैं, एम्स हमारे पास है ऋषिकेश, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि जो रेफर कर देते हैं जहाँ के लिए, जहाँ स्पेशलिस्ट लगता है डॉक्टर्स को, वहाँ रेफर कर देते हैं। अगर वाकई गंभीर बीमारी नहीं है और आपको लगता है कि कोई सामान्य तौर पे गए तो ये गैर मुनासिब है, लेकिन अगर गंभीर बीमारी, अभी बीमारी के बारे में तो अधिकारी बता पाएंगे, डॉक्टर्स बता पाएंगे, उसके बारे में तो शादाब शब्द नहीं बता पाएंगे। हाँ, नहीं, एक संदेश, क्योंकि देखिए पुष्कर सिंह धामी ने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया था प्रदेश को भी और यहाँ की जनता को कि उनकी माताजी जब इलाज करा रही हैं वो भी इस तरीके से, इतने सामान्य तरीके से वो जा रही हैं। नहीं, आपने देखा होगा जब युवा मुख्यमंत्री हम चुनाव मोड में थे और उनके क्रिकेट खेलते हुए हाथ में इंजरी हो गई तो उन्होंने अपना प्लास्टर वगैरह सब उन्होंने दोनों हॉस्पिटल में कराया, हम लोग साथ थे। तो युवा मुख्यमंत्री पूरी तरह से, उन्हें मालूम है अपने यहाँ इतना मजबूत, इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे कि मेरे बच्चों को भी कहीं जाना ना पड़े। हम अपने स्कूलों को ऐसा बनाएंगे कि मेरे स्कूल के बच्चों को कहीं इंग्लिश मीडियम में जाने की जरूरत ना पड़े। ये कल्चर हमें डेवलप करना है और इसलिए हम कह रहे हैं कि आज जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो उस दिशा में सबको एक माहौल पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। हम अपनी चीजों को बेहतर बनाएं और मेरे मुख्यमंत्री भी उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हम मालूम है, हम ये पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि हम बहुत अच्छी लाइंस के ऊपर हम चल रहे हैं। हाँ, कुछ दिक्कतें हैं, कुछ कमियां हैं, हम सब लोग मिलके उन कमियों को दूर करेंगे और बहुत ईमानदारी के साथ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये प्रदेश हमारा है। इसके लिए एक ईमानदार लड़ाई की जरूरत है जिसे युवा मुख्यमंत्री को लड़ना है और इसीलिए उनको ये बड़ी जिम्मेदारी मिली है कि एक साफ सुथरा, एक ईमानदार उत्तराखंड जहां हर व्यक्ति का जो उसके जो हक हैं उसकी चिंता की जाए, उसके हकूकों पे डाका न डाला जाए। जो बच्चे हैं उनको अच्छी एजुकेशन मिले, जो बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार मिले, जो बीमार हैं उन्हें अच्छा इलाज मिले और बेवजह कोई यहाँ की संपदाओं को वेस्ट करने का काम ना करे। मुझे लगता है कि हम सब लोग मिलके एक खूबसूरत उत्तराखंड कैसा बने, आने वाला दशक हमारा कैसा हो, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं और आगे भी से मजबूती से करते रहेंगे। जो दिक्कतें हैं वो धीरे धीरे आपको दूर होती हुई नजर आएंगी। हाँ, शताब जी, अभी एक मामला है जिला सहकारी बैंक का और वो घोटाला जो निकल कर आ रहा है, भर्ती घोटाले में जांच चल रही है। मैं उस पर प्रश्न इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पूर्व में भी घोटाला की आप ही के नेताओं ने, विधायकों ने मांग की थी कि घोटाला हो रहा है। उसके बाद ऐसे क्या कारण हुए शताब जी कि जांच रोक दी गई? उसके बाद मौखिक तौर पे सारी चीजें हुई, जांच रुक जाती है, उसके बाद फिर से भर्ती शुरू हो जाती है। क्या कारण रहे? क्योंकि जीरो टॉलरेंस का आपने नारा दिया था, वो कहीं ना कहीं फेल होता हुआ नजर आ रहा है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, कहीं जांच नहीं रोकी गई और मैं बड़ी जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूं। ये प्रकरण जो आया सहकारिता वाला, इसमें जांच किसने? हमारी सरकार ने पकड़ा ना, हमारी सरकार पकड़ रही है, हमारी सरकार जांच करा रही है, हमने एजेंसी बिठाई है, हमें अपनी एजेंसियों के ऊपर भरोसा है। और आज कांग्रेस चिल्ला रही है
वो कांग्रेस नहीं चिल्ला रही है, वो अपने घर के झगड़े को दबाने की कोशिश कर रही है। जो उनके घर में सरफुटअव्वल हो रहा है, जो उनके घर में हो रहा है कि भाई ये तो परिवारवाद ऊपर चल रहा है, गांधी परिवार में G22 बना है, उन्हें लगता है G22 के मेंबर हरीश रावत और ना बन जाएं, तो प्रेशर में आके भाई हरीश रावत जी आप कर लीजिए, जो आपको करना है आप उस दिशा में आगे बढ़िए। उनके लोगों को एडजस्ट कर लिया जाता है। आज प्रीतम सिंह और बाकी लोग अपने आप को असहाय समझ रहे हैं, उन्हें लग रहा है हमारे साथ अन्याय हो गया। हम जो प्रदेश अध्यक्ष बने उन्हें बधाई देते हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं करण मेहरा और झुंझारू नेता हैं, मैं दिल की गहराइयों से उन्हें मुबारकबाद पेश कर रहा हूं। यशपाल आर्य जी एक मजबूत नेता है, उन्हें नेता प्रतिपक्ष का दायित्व दिया गया, लेकिन ये तो बताना पड़ेगा कि प्रीतम सिंह जी की क्या गलती थी। उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी, ये उनकी गलती थी क्या कि उन्होंने अगर वो भी यशपाल आर्य जी की तरह पार्टी छोड़ के चले जाते तो क्या वो उन्हें भी जिम्मेदारी मिल जाती। तो ये कहीं ना कहीं सवाल है और ये सवाल खड़े हैं और कांग्रेस अपने घर के झगड़ों को इसलिए दबा रही है कि वह बड़ी फूट की कगार पे कांग्रेस खड़ी है। वहां अलग अलग दलों में लोग जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, लोग कह रहे हैं हम अलग पार्टी बनाएंगे, अलग जगह जाएंगे क्योंकि यहाँ हमें राजनीति करने नहीं दी जा रही। तो क्या कांग्रेस एक बड़ी टूट की तरफ, जो हल्ला अंदर कांग्रेस के शोर मच रहा है, उस शोर को दबाने के लिए सचिवालय के सामने बैठ के कोई धरना प्रदर्शन करने लगते हैं? उन्हें लगता है जनता ये समझेगी कि ये धरना प्रदर्शन हो रहा है। धरना प्रदर्शन नहीं हो रहा है, जनता सब जानती है कि आप अपने घर के झगड़े को दबाने के लिए, उस शोर को दबाने के लिए काम कर रहे हैं। और जनता ने जो आपको विपक्ष की भूमिका के लिए विसल ब्लोवर जो बनाया है, मुझे लगता है कि अगली बार उस जिम्मेदारी भी आपसे छीन लेगी, क्योंकि आप लोग व्यक्तिगत हित के लिए लड़ रहे हैं, प्रदेश हित के लिए आप कुछ नहीं कर रहे हैं। आप अपनी राजनीति चमकाने के लिए लड़ रहे हैं, आप अपने ही लोगों को निपटा रहे हैं। और अब तो राष्ट्रवादी विचारधारा जो कांग्रेस में थोड़ी बहुत बची है, वो लोग भी हमारी तरफ आने के इशारे दे रहे हैं, वो भी आना चाहते हैं। तो मुझे लग रहा है कि आने वाला वक्त भारतीय जनता पार्टी का था, है और रहेगा। शताब जी, ठीक है, आपने बोला कि जिला सहकारी बैंक की जो भर्ती घोटाला है उसमें आपने जांच कराई, पर इसी सहकारी बैंक में कई नेताओं के पीआरओस के बच्चे लगे हुए हैं, उन पर जांच होगी क्या? उन पर जांच होगी? सबसे बड़ा सवाल यह है कि उनके जो बच्चे, पीआरओस के बच्चे लगे हैं, डायरेक्टर्स के बच्चे लगे हैं, और कई रिश्तेदार ने साली और उनके अपने जो भाई भतीजावाद है वो चरम पर वहां पर है, इन पर क्या कार्रवाई होने? हम तो परिवारवाद के सख्त खिलाफ। अगर वाकई कहीं नॉन एलिजिबल की जगह एलिजिबल की जगह नॉन एलिजिबल लोगों को जगह दी गई है, और वो कई बार ऐसा होता है कि किसी पीआरओ हो लेकिन उसका बच्चा काबिल है, वो अपनी दम पे आया है तो ठीक, लेकिन अगर वो सोर्स से आया है और ये देखा गया कि काबिल बच्चों को ठिकाने लगा कि कुछ लोगों को उनके बदले की नौकरी दी गई है, तो ऐसे लोगों को किसी कीमत पे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर ऐसा विषय है इसकी भी जांच कराएंगे, छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि आपको अपनी जो कार्य काम करने का तरीका है उसे बदलने की जरूरत है। और मैं मानता हूं कि जब तक वो नहीं बदलेगा, जब तक हमारी सोच नहीं बदलेगी, तब तक ये प्रदेश नहीं बदलेगा, इसका भविष्य नहीं बदलेगा, इसका मुस्तकबिल, इसका मुकद्दर नहीं बदलेगा। उसे बदलना है तो हमें अपने कामों में बदलाव लाना पड़ेगा, और उसके लिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस सधे हुए कदमों से युवा मुख्यमंत्री आगे बढ़ रहे हैं, हमें बहुत उम्मीदें हैं कि बहुत कुछ बदलने वाला है। वर्क कल्चर बदलेगा, सिस्टम बदलेगा, और आने वाला वक्त जो हम कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि वो उत्तराखंड का होगा, वो ऐसे नहीं होगा। उसके लिए हम सबको बदलना पड़ेगा। हाँ शताब जी, अब युवाओं की बात भी मैं करूंगा, और ये दुर्भाग्य है, और ये दुर्भाग्य मैं इसलिए कह रहा हूं, कोई भी भर्ती प्रक्रिया यहाँ पर हुई है, या तो वो कोर्ट के दरवाजे चली गई है, या वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। या आपको भी मालूम है, इन कई सालों से जब से आयोग बनाए गए हैं, तमाम चीजों की भर्तियां होती हैं, आपने देखा कि अभी वीडियो को लेकर एक बड़ा सवाल खड़े हो रहे हैं, उसको लेकर जो युवा है वो बड़े परेशान है। तो ये कब तक होता रहेगा? कब तक युवाओं के साथ आयोग जो लगातार गलती कर रहा है, जो लगातार इतने गलत क्वेश्चंस की वो बात करता है, उसके बाद उसे नॉर्मलाइजेशन की बात करता है, उसको लेकर अब बड़ा विवाद शुरू हो चुका है युवाओं में। बड़ा अब उनका जो एक आत्मविश्वास है वो टूटता हुआ नजर आ रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, युवाओं का आत्मविश्वास न टूटा था, न टूटा है, न कभी टूटेगा। हाँ, ये जरूर है कि कुछ कमियां रही हैं, और उन कमियों को सब लोगों के संज्ञान में वो कमियां हैं। उनकी जो भरपाई करने की कोशिश की जा रही है, मुझे लग रहा है कि वो नाकाफी है। कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि, युवाओं को लगता है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है, कि जो नाकाबिल लोग हैं उन्हें भी नंबर्स दिए जा रहे हैं, मेरिट के आधार पे एक चयन नहीं हो पा रहा है, जो कि चयन मेरिट के आधार पे होना चाहिए। लेकिन हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं, क्योंकि हमने भर्तियां खोली हैं, और पहली बार लगभग 25-30 हजार भर्तियां हो रही हैं। तो कुछ दिक्कतें आएंगी, लेकिन चिंता मत कीजिए। मैं कह रहा हूं, बार बार भी न्यायालय जाना, इन प्रक्रियाओं पे रोक लगाना, हम कब तक इन चीजों को करते रहें? हाँ, कहीं गड़बड़ होगा तो निरस्त करनी चाहिए, सब निरस्त करो एक साथ, दोबारा से उसका एग्जाम हो। उससे एक
ट्रांसपेरेंट माहौल पैदा होगा कि आप आइए, एग्जाम दीजिए, दोबारा एक बार अटेम्प्ट कीजिए और दोबारा अपनी लाइंस को आगे बढ़ाइए। हाँ, आप किसी की उम्र ना निकल जाए उसके लिए आप उसे थोड़ा सा एक एज फैक्टर वाला का रिलैक्सेशन दे सकते हैं कि भाई जो पिछली बार थे वही एज फैक्टर उनके ऊपर इंप्लीमेंट ना हो, उसे थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए। तो मुझे लगता है लेकिन काबिलियत के आधार पर आना चाहिए। उस दिशा में भी बहुत सारे सुधार हमने शिक्षा लाइन पे बहुत लाइनों पे किए। लेकिन एक बात तो आप मानेंगे, देश बदल रहा है, प्रदेश बदल रहा है, नए लॉज आ रहे हैं। आज हम जिस तरह से बात कर रहे हैं ये बदले हुए भारत की तस्वीर है, ये बदले हुए उत्तराखंड की तस्वीर है कि हम इन चीजों के ऊपर खुल के डिस्कशन कर रहे हैं। नहीं तो पत्रकार बोलते रहें और नेता सत्ता के नशे में चूर रहे हैं, उसका जवाब तक नहीं देते थे, हमने देखा है। और इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ सबकी बात को सुना जाता है, सबकी बात को समझा जाता है और मैं ये मानता हूँ कि ईमानदारी के साथ निस्तारण भी किया जाएगा, क्योंकि हम न भ्रष्टाचार के जो कीटाणु पनप रहे हैं इन्हें समाप्त करेंगे और एक अच्छा उत्तराखंड, खूबसूरत उत्तराखंड, मेहनतकश उत्तराखंड कैसे आगे आए, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड कैसे आगे आए, बिना अपनी मेहनत से जो बच्चे आगे आए वो बच्चों को मान मिले जो मेहनत से आगे आए, जो बिना मेहनत के सेटिंग गेटिंग पे आगे आने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें आगे ना आने दिया जाए। इस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। और आपने देखा होगा भ्रष्टाचार को रोकने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक नया टोल फ्री नंबर जारी किया है और उसके ऊपर ये कहा है कि आप वीडियोज बनाएं, व्हाट्सएप करें, सूचना दें और अपने जो विभाग हैं जो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए यहाँ एजेंसीज हैं उन्हें पूरी तरह से सतर्क किया गया है कि किसी कीमत पर भी, चाहे वो राजनीतिक भ्रष्टाचार हो, चाहे सामाजिक भ्रष्टाचार हो, इन तमाम भ्रष्टाचारों के ऊपर हम अंकुश लगा सकें। क्योंकि पहला अंकुश आपको अपने ऊपर लगाना पड़ेगा। हम सही होंगे तो समाज में एक मैसेज जाएगा, वो सही होंगे। और कई सख्त कदम की मैं भी मानता हूँ कि बहुत सारे इंक्वायरीज हमने पिछली सरकार में भी कराई, चाहे वो छात्रवृत्ति घोटाला है, चाहे वो एनएच घोटाला है जिसके पैसे आज भी कांग्रेस के अकाउंट्स में पड़े हैं, उसके ऊपर अभी तक कुछ एक्शन नहीं हुआ है। अब जनता के मन में भी है कि जांचें होती रहें, कुछ एक्शन देखने के लिए मिले। लोग सलाखों के पीछे कई अधिकारी जा चुके हैं, सफेद पोश बचे हुए हैं, वो भी अंदर जाएं तो कम से कम एक डर का वातावरण उन भ्रष्टाचारियों के दिल में फैले जो चोरी करते हैं, जो भ्रष्टाचार करते हैं। एक डर होना चाहिए, जनता की कमाई है और इसे ऐसे को लूटने या लूटने न दिया जाए। मैं ये मानता हूँ कि बहुत संभल के युवा मुख्यमंत्री को बहुत सोच समझ के मोदी जी ने जिम्मेदारी दी है कि वो एक एग्रेसिव नेता हैं, युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे हैं, उनके अंदर एग्रेशन भी है, उनके अंदर सौम्यता भी है। और राजनाथ सिंह जी ने कहा था हमारे रक्षा मंत्री ने कि वो फ्लावर भी हैं और वो फायर भी हैं। तो जहां फायर की जरूरत पड़ेगी वहां धामी जी आपको फायर के रूप में नजर आएंगे और जहां फ्लावर की जरूरत पड़ेगी, अपने बड़ों के सामने झुकना हो, बच्चों से प्रेम करना हो, वो उस दिशा में भी एक दोस्त की तरह, एक बच्चे की तरह नजर आएंगे। और मुझे लगता है यही उनकी खूबी है, इसीलिए उन्हें जिम्मेदारी मिली है और तभी उत्तराखंड बढ़ेगा, तभी आगे हम चलेंगे। मुझे उम्मीद है, हम सब लोगों को उम्मीद है कि युवा मुख्यमंत्री कुछ बड़ा करके दिखाएंगे और हम सब लोग उसमें उनके सहयोगी बनेंगे। बिल्कुल सर, अभी ये तो बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि भाजपा का कार्यकाल में बहुत भर्तियां आई हैं और पिछले कई वर्षों के मुकाबले जो भर्तियों का अगर मैं रेट वो करूंगा तो बहुत सारी भर्तियां खुली हैं। पर एक सबसे बड़ा दुर्भाग्य रहा, भर्तियां जरूर आई और कई गुना ज्यादा आई हैं, पर वो भर्तियां ना तो समय पे उसकी ज्वाइनिंग हो पाई, कैलेंडर जो बनाना था वो नहीं बन पाया। और ये सबसे बड़ा सवाल होता है कि जो कैलेंडर आयोग द्वारा बनाए जाते हैं कभी टाइम समय पर भर्ती नहीं हो पाती। इस पर क्या करने वाले हैं? क्योंकि लोग जो युवा हैं वो इंतजार करते हैं, कभी रिजल्ट का तो कभी पेपर का, तो कभी कहीं ना कहीं कई चीजें ऐसी होती हैं जो रुकावटें पैदा कर रही हैं। उसको लेकर किस दिशा में काम कर रही है पार्टी? देखिए, अभी नया कैलेंडर आया है, आपने भी देखा हो, और मुझे लगता है कि नई भर्तियां 5000 भर्तियों के करीब नई अभी होने जा रही, उसका कैलेंडर आया, सही से इम्प्लीमेंट हो। कई बार हमारे लोग, कुछ नेतागण भी, कुछ ऐसे नेता हैं जो बेरोजगारों की राजनीति कर रहे हैं, जो अलग अलग फील्ड के, वो लोग भी ज्यादा कोर्ट पहुंच जाते हैं, वहां कई बार उनको स्टे मिल जाता है तो वो भर्तियां अटक जाती हैं। तो हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि युवाओं के साथ हम राजनीति भी ना करें, वो भविष्य है। कई बार भविष्य के साथ ज्यादा राजनीति करेंगे तो भविष्य गर्दिश में आ जाता है। मुझे लगता है कि युवाओं को भी चाहिए कि बेवजह राजनीति के चक्कर में ना पड़े, भविष्य देखें। राजनीति का समय आता है, वो चुनाव से ऐन पहले निर्णय लेना, अगर हमने अच्छा काम किया है तो हमारा साथ दें, हमने अच्छा काम नहीं किया तो हमें उखाड़ के बाहर फेंक दें। बिल्कुल। तो लेकिन रोज रोज की राजनीति उनके लिए भी घातक है और हमारे लिए भी उसका नुकसान है। मैं ये मानता हूं सरकारों को चलने दें,
संकेत देते रहें। मीडिया बहुत अच्छा काम कर रहा है, हमारे प्रदेश का मीडिया मैं ये कह सकता हूँ कि और प्रदेशों से बहुत अच्छा है, बेबाक है, खुल के बात करता है और खुल के प्रश्न पूछता है, और इसीलिए उनकी युवाओं की आवाज़ जो आवाज़ हम तक, सरकारों तक, संगठनों तक, पॉलिटिकल पार्टीज तक नहीं पहुँच पाती, उसे पहुँचाने का काम मीडिया करता है, और वो आवाज़ें आ रही हैं और उनके ऊपर डिस्कशंस हो रहे हैं। और मैं ये कहता हूँ कि उसका जीता जागता सबूत है कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ट्रांसफर ऑर्डर के ऊपर निरस्तीकरण किया, वो उसी का प्रमाण है। और हम ये मानते हैं सबको मिलके चलना पड़ेगा, सब मजबूत पिलर्स हैं इस लोकतंत्र के, सब मिलके चलेंगे तो एक बहुत खूबसूरत उत्तराखंड बन पाएगा। और मुझे लगता है कि सब नेगेटिव माहौल हम बहुत देख चुके, बहुत कर चुके, अब पॉजिटिव माहौल की आवश्यकता है, क्योंकि उत्तराखंड को देश का नंबर 1 स्टेट बनाना है और अपने युवा मुख्यमंत्री को हमें ताकत भी देनी है। सिर्फ क्रिटिसिज्म से ही काम नहीं चलता, क्रिटिसिज्म की भी जरूरत होती है, वक्त वक्त पे उसका क्रिटिसाइज करना भी जरूरी है, लेकिन हर वक्त का क्रिटिसिज्म भी, हर वक्त का विरोध भी, केवल हमारे विरोध के लिए विरोध, ये करना भी मुझे लगता है कि देश प्रदेश हित के लिए अच्छा नहीं होता। और मैं ये मानता हूँ कि लोग इस बात को समझ रहे हैं, इसीलिए वो भारतीय जनता पार्टी को बड़ा मैंडेट भी दे रहे हैं। वो मोदी जी को और हमारी स्टेट्स की गवर्नमेंट को, धामी जी को बड़ा मैंडेट दे के बड़ी जिम्मेदारियां हमें दे रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि जिम्मेदारियां जो हमें दी गई हैं इसका निर्वहन युवा मुख्यमंत्री बहुत ईमानदारी से कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। आखिरी प्रश्न रहेगा सदाब जी, राजनीति की ओर जाएंगे कि भीतर घात को लेकर भाजपा में मदन कौशिक साहब और पुष्कर सिंह धामी को लेकर एक बड़ा विवाद चल रहा है, जिसको लेकर ये भी साफ कहीं ना कहीं ये खबरें आ रही हैं कि मदन कौशिक साहब और पुष्कर सिंह धामी जो चुनाव में कहीं ना कहीं कई चीजें सुर्खियों में आती हैं, उनको हारने से लेकर, हराने से लेकर तमाम ऐसे सवालात उठ रहे हैं। इस पर क्या कहेगी पार्टी? क्योंकि कहीं आप ही के नेताओं ने कई लोगों पर आरोप भी लगाए थे कि उनके साथ भीतर घात हुआ है, वहीं पुष्कर सिंह धामी और मदन कौशिक की जो साफ निकल कर आ रही है खबरें, उस पर क्या कहना है आपका? बेबुनियाद बातें हैं, और बेबुनियाद इसलिए कि कांग्रेस में हो सकता है, अन्य दलों में हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी में नहीं हो सकता, क्योंकि जिसके विचारों में व्यक्तिवादी राजनीति है ही नहीं, पर्सनल बेनिफिट्स है ही नहीं। यहाँ तो लाइन यहाँ से शुरू होती है, तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनों की हड्डियां हैं, इस पिलर्स जो आपको भारतीय जनता पार्टी का ये बिल्डिंग इमारत खड़ी हुई दिख रही है, इसके नीचे कितने लोगों ने अपनी हड्डियां गलाई हैं, जिनका चेहरा भी सामने नहीं आता। यहाँ ऐसे लोग हैं इस पार्टी, इस विचार के साथ, जो कभी सामने नहीं आते, चुनाव के समय छुट्टी लेते हैं, चुनाव लड़ाते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। उन्हें ना आपका कोई ट्रांसफर चाहिए, ना उन्हें आपका कोई प्रमोशन चाहिए, ना उन्हें आपका कोई सहयोग चाहिए, वो अपना सामान्य जीवन जीते हैं। लेकिन वो क्योंकि देश को एक दिशा देने का काम करते हैं, वो लोग इस पार्टी के विचारों में हैं। यहाँ व्यक्तिगत हितों वाली पार्टी नहीं है कि यहाँ कोई किसी को हरा दे, कोई किसी को जिता दे। ये तो लोग बातें करने के लिए कोई भी बातें बनाते रहें, अपनी गलतियों की लाइंस को कई बार आप दूसरों के ऊपर डाल दें, ये नहीं चलता है। मेरी पार्टी के अंदर ये चीज़ें नहीं चलती। अगर कोई कर रहा है तो वो अपने उस विचार के साथ धोखा कर रहा है, जिस विचार में वो जिया है, जिस विचार में वो बड़ा हुआ है, जिस विचार को लेके वो आगे बढ़ रहा है, और जो विचार का नहीं है वो किसी का नहीं है। उसके लिए मुझे लगता है कि हम तो दुश्मन को भी पाकीज़ा सज़ा देते हैं। सज़ा क्या देते हैं? नज़रों से गिरा देते हैं। तो ये वो पार्टी है, अगर यहाँ कोई कार्यकर्ता नज़रों से गिर गया, उसके लिए वही सज़ा बहुत होती है। और मेरी पार्टी में, जितना मैं अपनी पार्टी को जानता हूँ, यहाँ आपको जयचंद नहीं मिलेंगे, यहाँ वफादार कार्यकर्ता मिलेंगे जो देश के लिए, प्रदेश के लिए मरने मिटने के लिए तैयार रहता है, अपनी विचारधारा का ध्वजवाहक बनने के लिए तैयार रहता है, और वो कहता है कुछ न हो जाए, मेरी विचारधारा जीवित रहनी चाहिए, ये सोच, ये विचार जीवित रहना चाहिए, मैं रहूं ना रहूं, ये देश रहना चाहिए, ये प्रदेश रहना चाहिए। हम उस तरह के कार्यकर्ता हैं। हमें न कोई तोड़ पाया है, न कोई तोड़ पाएगा। हम व्यक्तिगत हित के लिए किसी के साथ नहीं जाते, हम व्यक्तिगत हित के लिए किसी के खिलाफ नहीं जाते। और जो ऐसा होता है वही भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, वही भारतीय जनता पार्टी का कैडर है। और ये बात और पार्टियों पे तो लागू हो सकती है कि उनके यहाँ गुट हैं, ग्रुप्स हैं, इसकी राजनीति होती है। यहाँ तो एक जीते हुए विधायक को, जो बड़े मार्जिन से जीता हुआ विधायक है, उसे हटा के जब एक सामान्य कार्यकर्ता को टिकट दिया जाता है तो रुद्रपुर से वो कार्यकर्ता भी जीत के आ जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि ये एक वैचारिक पार्टी है। यहाँ कोई चाहने के बावजूद भी यहाँ कोई किसी को हरा नहीं सकता। यहाँ भ्रष्टाचार के लिए या बैक बाइटिंग के लिए कोई जगह नहीं है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो उड़ा रहे हैं उनसे कहिए कि अपने घरों के हालातों को सुधार लें। भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत संगठन है, एक वैचारिक संगठन है। ये व्यक्तियों से नहीं चलता, ये विचार से चलता है। व्यक्ति समाप्त हो सकता है, विचार सदा अमर था, अमर है और अमर ही रहे। जाते जाते सिद्धार्थ जी, एक बड़ी सुर्खियां ये है कि
प्रीतम सिंह जी कल मुलाकात देर रात उन्होंने पुष्कर सिंह धामी साहब के साथ की है। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि खफा तो चल ही रहे हैं पार्टी से और इस तरफ आने का मन भी शायद बना चुके हैं, इस तरीके की खबरें भी हैं। इस पर कहां तक सच्चाई है? और कई नेता ऐसे हैं, अभी 2 से 3 नेता ऐसे भी हैं जो पार्टी छोड़ भाजपा का दामन थाम सकते हैं। इस पर कितनी सच्चाई है? बहुत सारे लोग आ गए हैं भारतीय जनता पार्टी में। हम तो 2 सांसदों वाली पार्टी कहते थे लोग, वहां से चले हैं। जो आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं से तो आ रहे हैं, लेकिन अगर अपनी गलतियों को सुधार के कोई आना चाहे और वो राष्ट्रवादी विचारधारा से ओतप्रोत होके वो राष्ट्रवादी विचारधारा में गोते लगाना चाहे तो हम तो कहते हैं मोस्ट वेलकम, आइए ना। हम तो सबको बुला रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा संगठन ऐसी थोड़ी बनी भारतीय जनता पार्टी, हमने सबको लिया है। हमने कहा है कि सब आओ और मिलके बहुत खूबसूरत हिंदुस्तान बनाएंगे, बहुत खूबसूरत उत्तराखंड बनाएंगे। जो लोगों के साथ ज्यादती हो रही है, जिन लोगों के साथ अन्याय हो रहा है और उनको लगता है कि वो असहज महसूस कर रहे हैं, व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, राष्ट्र निर्माण के लिए, प्रदेश की भलाई के लिए, अपने आने वाली नस्लों के, अपने भविष्य के, बच्चों के भविष्य के लिए अगर कोई हमारे यहाँ आना चाहता है तो हम उसे मोस्ट वेलकम। ठीक है, बहुत शुक्रिया साहब जी। और ये तमाम सवालात हैं, अब किस तरीके से किस दिशा में उत्तराखंड जाएगा ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि युवा मुख्यमंत्री के तौर पर शताब्दी ने तमाम बातें ये कह रहे हैं कि एक अच्छी सही दिशा पे देश जा रहा है, प्रदेश जा रहा है। तो अब देखना होगा कि ये तमाम जो सवाल किए हैं, चाहे वो निधि उनियाल प्रकरण हो, चाहे वो वीडियो भर्ती को लेकर हो, या तमाम भर्तियों को लेकर हो, या उसके साथ साथ जो भीतर घात की लगातार बात आ रही है, जो लगातार ठनाठनी चल रही है, तनातनी चल रही है भाजपा में, क्या वो उसमें कितनी सच्चाई, ये भी देखने वाली बात होगी। और लगातार अपडेट आपको देते रहेंगे, ऐसे जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा पहाड़ टीवी।